पॉलिटिकल सेक्रेटरी जनार्दन द्विवेदी हो, ये सब के सब ज्यादातर मेंबर राज्यसभा में है और नौजवान चेहरे लोकसभा में जरूर आए हैं, जैसे कि मिलिंद देवड़ा है, जितिन प्रसाद है, सचिन पायलट है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, वगैरह वगैरह। इन लोगों के साथ अभी राहुल गांधी ने कोशिश की है बिल्कुल एन इंतखाबात के वक्त कि सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस कमेटी का सरबराह बनाया गया है, अरुण यादव को पिछले हफ्ते बनाया गया था मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सरबराह। तो वो जान फूकने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जादू कितना चल पाएगा ये भी देखना बाकी है। दूसरा, उन्होंने यहाँ दिल्ली में जो 17 तारीख को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का इजलास हुआ था, उसमें कहा था कि हम 543 में से सिर्फ 15 नशिस्तों पर ऐसे उम्मीदवारों को इलेक्शन लाएंगे जिनकी सिफारिश मुकामी कांग्रेस कमेटियां करेंगी या मुकामी कारकुन करेंगे। तो अब वैसे में बहुत कम गुंजाइश बचती है। बदकिस्मती की बात यह कांग्रेस पार्टी के वो 33% रिजर्वेशन खवातीन को देने की बात करती है, लेकिन पार्टी में टिकट नहीं दे पाती। अक़लियतों को की बात वो करती है, लेकिन उन्हें भी वो तनासुब सही नहीं मिल पाता। और जो नौजवान चेहरे हैं उनकी भी बहुत कमी है। आज भी कांग्रेस पार्टी का चेहरा एक बूढ़ी पार्टी का चेहरा है, जिसमें नौजवानों की जगह बहुत कम। जी, कुर्बानी साहब, आपने बात अकलियतों की, मुसलमानों की बात की, इस बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन आपने बीच में एक वर्ड बोला था जुगाड़। आपसे जानना चाहेंगे कि राहुल गांधी के पार्टी में होते हुए, क्योंकि इन सरगर्मियों में पेश है राहुल गांधी, तो आपको क्या लगता है कि सीनियर लीडरों का जुगाड़ चल पाएगा राहुल गांधी के रहते हुए? अभी तक तो चल रहा है। पिछले 10 बरस से राहुल गांधी साहब सियासत में हैं, जो कांग्रेस पार्टी के अहम लीडर हैं। पहले जनरल सेक्रेटरी थे, अब नायब सदर हैं और इलेक्शन कैंपेन कमेटी के सरबराह बनाए गए हैं 10 दिन पहले। तो इस बात में तो कोई अब किसी तरह का कोई संशोधन नहीं है कि वो पार्टी पे की कमान उनके हाथ में नहीं है। पार्टी की कमान पूरी तरह से उनके हाथ में है। सोनिया गांधी जो उनकी वालिदा हैं, वो उन्हें किसी तरह की दखलंदाजी नहीं कर रही है। बावजूद इसके वो कोई करिश्माई काम अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी की शख्सियत में कमी है, या उनके अंदर वो कैरिज्मा, वो करिश्मा नहीं है जो उनके मरहूम वाले राजीव गांधी में हुआ करता था। और जितने भी असेंबली इंतखाबात हुए, कहीं भी हमने देखा कि उनका जादू नहीं चल पाया, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, इवन पंजाब हो। और कांग्रेस पार्टी वहां इलेक्शन जीतती है जहां उसका पहले से अपना बेस है, या ये कि जैसे कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी डिस्क्रेडिट हो गई थी, तो लोगों की नजरों में गिर गई थी, वहां पार्टी ने हुकूमत बनाई। लेकिन कहीं भी पिछले 10 वर्षों में कोई इंतखाबात ऐसे नहीं हुए हैं जिसमें राहुल गांधी का करिश्मा चल पा रहा हो या वो पार्टी में नई जान फूंकने में कामयाब रहे हों। जी, बात आपने की थी अकलियतों की, मुसलमानों की बात की थी कि इस बार राज्यसभा के लिए जो उम्मीदवार हो सकते हैं, फहरिस्त में जो नाम हो सकते हैं, उसमें आपने बताया कि हमीद दलवाई का एक नाम हो सकता है लिस्ट में। आपको क्या लगता है कि राज्यसभा के जो अरकान है या जो लिस्ट अब बनने जा रही, नई उम्मीदवारों की जो लिस्ट कांग्रेस की तरफ से बनने जा रही है, उसमें भी मुसलमानों को क्या नजरअंदाज किया जा रहा है? देखिए, एक तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इस लिस्ट में नजरअंदाज किया जा रहा है, लेकिन हाँ, आमतौर पर नजरअंदाज किया गया। उन्हें वो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला जिसके वो हकदार हैं, उन्हें मिलना चाहिए था। ना लोकसभा इंतखाबात में, ना असेंबली इंतखाबात में, ना राज्यसभा इंतखाबात में, ना काउंसिल के लिए होने वाले इंतखाबात में। और कांग्रेस पार्टी कोशिश जरूर ये करती है दिखाने की कि वो अक़लियतों की, बिलखुसूस मुसलमानों की बहीख्वाह है, उसके लिए बड़े काम किए। आजकल बार बार ये सुनने में आता है कि साहब सच्चर कमेटी की सिफारिशात, वजीर आजम के 15 निकाती प्रोग्राम, रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट, फलाना धमाका, लेकिन कोई ऐसा काम कि जिससे सूरत हाल बदली हो कमेटी की, वो कहीं देखने में नजर नहीं आता। और सियासी रिप्रेजेंटेशन तो उनको मिल ही नहीं रहा। अभी जो कांग्रेस पार्टी के अंदर भी जो तब्दीलियां हुई हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कोई नया जनरल सेक्रेटरी बना हो मुसलमान या अक़लियत तबके का आदमी, या ये कि जो सेक्रेटरीज हैं, या ये कि जो स्पोक्स पर्सन है, वो नई बैठकी बनी है, उसमें भी कोई बहुत नुमाया नाम लोगों के नहीं है। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि नीयत सही नहीं है, और चूंकि नीयत सही नहीं है, इसलिए नीति यानी पॉलिसी भी नहीं बन पाती है और उस पर अमल नहीं होता। और एक आज भी देखा यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का चेहरा
एक अपर कास्ट पार्टी का चेहरा है और उसमें दूसरे तबकों के लिए गुंजाइश बहुत कम है, चाहे वो अक़लियती तबके के लोग हों, दलित हों, पसमानदा जाते हों या खवातीन हों। जी कुर्बानी साहब, आज की बड़ी खबरों पर तजिया करने के लिए और हमारे साथ तफसीली बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी कुर्बानी साहब दिल्ली से जुड़े हुए थे, जो कि आज की कई बड़ी खबरों पर हमारे साथ तजिया कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट संजय निरुपम ने धमकी दी है कि अगर मुंबई में बिजली की शरहें कम नहीं की गई तो वो खुदसोजी कर लेंगे। संजय निरुपम मुंबई में बिजली की शरहें कम करने का मुतालबा करते हुए इस वक्त भूख हड़ताल पर हैं। सवालों का जवाब दे, एक रास्ता निकाले। रास्ता ये है कि 3 सरचार्ज हटाने की बात मैं कर रहा हूं, जो कि आवाज नहीं आ रही भाई, मैं क्या करूं? गैर वाजिब है। तीनों सरचार्ज की वजह से लगभग 10 से 15% के आसपास ज्यादा बिल भरना पड़ता है मुंबई के नागरिकों को। तीनों सरचार्ज जो है वो घोटाला है। बार बार रिलायंस से कह रही है कि रेगुलेटर तय करता है। मेरी मांग ये है कि रिलायंस आज शाम तक रेगुलेटर को चिट्ठी लिखकर अपनी इच्छा जताए। प्रिंसिपली रिलायंस शुड एग्री टू स्क्रैप दिस सरचार्जेस, और उनका अहंकार तोड़ने के हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। ये न सोचें कि हम लोग सिर्फ यहां पे अनशन पे बैठे हैं। अगर अनशन के हिसाब से काम नहीं हुआ तो बहुत जल्दी उनके घर के आगे आकर मैं तो तैयार हूं आत्मदहन करने के लिए। उनके घर के सामने आत्मदहन करूंगा, सेल्फ इमोलेट करूंगा। तब मुझे लगता है कि अनिल अंबानी की नींद खुलेगी। तब मुझे लगता है अनिल अंबानी मुंबई के 26 लाख उपभोक्ताओं का दर्द समझ पाएंगे, अगर वो दर्द समझने को तैयार है। तो खबरनामे में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। देश युवा है। देश के 50% से ज्यादा लोग अंडर 30 हैं, युवा हैं। उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, बिलीव्स हैं, माइंडसेट है, वो ऑब्वियसली एक युवा ही बेहतर समझ सकता है, जो लिबरल हो, जो ओपन माइंडेड हो। और वो अगेन नो रॉकेट साइंस। कांग्रेस के लीडर्स हैं जिनके साथ यूथ रिलेट करता है। वो गाना है ना, हम हैं नए, अंदाज क्यों हो पुराना। कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। मैं हसीबा अमीन, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। अरे हरपाल अरे चाचा जी, क्या हाल है बेटा? अच्छा हूँ चाचा जी। अम्मी, चाचा चाची आ गए। कैसे हैं भाई साहब? कैसी हो? सब खैरियत? हाँ जी, हाँ जी, सब अच्छा है। अच्छा चाचा जी, चलो ना आपको गांव की सैर करवाता हूँ। आता हूँ भाई। बेटे ये क्या है? ये सोलार कुकर है चाचा जी। करता क्या है? ये सूरज की कुवत से खाना पकाता है। ये सब तुझे कैसे पता? मैंने इसके बारे में पढ़ा है चाचा जी। मुझे हाँ। आगे जाके साइंस लेकर ही पढ़ना है और ऐसा बहुत कुछ इजाद करना है। ओ वाह मेरे बच्चे, वाह 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 वाह। वजारत बराए अकलियती उमूर हुकूमत हिंद की जानिब से अकलियती तबके के वसाइल से आरी और होनहार बच्चों को पोस्ट मैट्रिक तालीम मुकम्मल करने के लिए वजीफा दिया जाता है, ताकि वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके नई जिंदगी की जानिब पहला कदम रखें। आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। वो सुबह कभी तो आएगी। गरीबों को, अमीर लोगों को और जात के लोगों को मुफ्त दवाई। कार एक्सीडेंट में कार में बैठने वाला व्यक्ति इंश्योरेंस का हकदार बन जाता है, तो हम क्यों न अस्पताल के हर बेड का इंश्योरेंस करें। उस बेड पर जो आया वो इंश्योरेंस का हकदार बन जाए। आपने सुनी नेताओं की आवाज, हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज।
स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने के लिए आज ही अपने आइडियाज भेजें। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट पीएम। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। देश युवा है। देश के 50% से ज्यादा लोग अंडर 30 हैं। युवा हैं, उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, बिलीव्स हैं, माइंडसेट है, वो ऑब्वियसली एक युवा ही बेहतर समझ सकता है, जो लिबरल हो, जो ओपन माइंडेड हो। और वो अगेन नो रॉकेट साइंस। कांग्रेस के लीडर्स हैं जिनके साथ यूथ रिलेट करता है। वो गाना है ना, हम हैं नए, अंदाज क्यों हो पुराना। कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। मैं हसीबा अमीन, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। चलो बेटा, रास्ते में एटीएम पे रोक लेना। रुक रुक रुक। यहाँ? हाँ। मैं 2 मिनट में आया। ये एटीएम कहाँ गया? भाई साहब, यहाँ पे एक एटीएम हुआ करता था। भाई साहब, एटीएम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर? पता नहीं क्या चक्कर है। चल बेटा, तेरी माँ को फोन लगाता हूँ, पता तो लगाऊं तेरी मौसी की फ्लाइट कितने बजे की। जी। अरे पेजर, मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल फ्लाईओवर ले ले, जल्दी कर। इतना ट्रैफिक, ये फ्लाईओवर कहाँ गया? कौन सा फ्लावर पापा? चल मेट्रो लेते। अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो? चलो। अरे भाई साहब, यहाँ पे एक एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था वो? एयरपोर्ट यहाँ? पापा को हो क्या गया है? अरे यार हेलो सुनो, वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। एयरपोर्ट नहीं है मतलब? नींद में हो क्या तुम? उठो उठो उठो। एयरपोर्ट नहीं जाना? हाँ, एयरपोर्ट, मेट्रोज, एटीएम्स, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में। और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जन जीवन बदला। रियासत उत्तर प्रदेश में उर्दू के साथ भोंडा मजाक, स्कूली निसाबी किताबों में संगीन गलतियां, जवाहरलाल नेहरू की वफात बताई 1946 में, और कुछ क्या है एजुकेशन बोर्ड के करतूत। देखिए खास रिपोर्ट इतवार की शाम 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। डीएमके से मुअत्तली के एक रोज बाद साबिक मरकजी वजीर अलागिरी ने कहा है कि डीएमके में जमहूरियत मुर्दा हो चुकी है। उन्होंने कहा कि उन्हें इंसाफ मांगने का सिला मिला है। अलागिरी ने कहा कि उन्होंने पार्टी के अंदर हुए इंतखाबात के हवाले से कुछ वर्करों के जरिए लगाए जा रहे इल्जामात की जानिब तवज्जो मबजूल कराने और इस सिलसिले में सच जानने के ख्वाहिशमंद थे। अलागिरी ने मजीद कहा कि 31 जनवरी को इसी सिलसिले में उन्होंने मदुराई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मुबैना बेजाब्तगी के हवाले से दस्तावेजात भी जमा किए थे। उधर एआईएडीएमके की सरबराह जयललिता ने पार्टी मुखालिफत सरगर्मियों में मुलविस राज्यसभा इंतखाबात के उम्मीदवार को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जयललिता ने चिन्नादुराई की बर्खास्तगी के ताल्लुक से मीडिया को जानकारी दी। चिन्नादुराई की जगह अब ए.के. सेल्वाराज पार्टी के उम्मीदवार होंगे। पार्लिमानी और असेंबली इंतखाबात करीब हैं, ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस जिम्न में नांदेड़ के पॉलिटेक्निक कॉलेज में ईवीएम मशीनों को दुरुस्त करने और खाली करने का काम शुरू हो गया है, लेकिन इस सिलसिले में किसी सियासी पार्टी के नुमाइंदे को मदऊ न करने पर सियासी लीडरों ने बरहमी और शुकूक का इजहार किया। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के दौरान जिन मशीनों का इस्तेमाल करता है वही मशीनें दोबारा इंतखाबात में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन इससे पहले कमीशन इन मशीनों में दर्ज वोटिंग डाटा हटा देता है। अब चूंकि इंतखाबात करीब हैं, इसलिए कमीशन ने मशीनों की दुरुस्तगी और डाटा क्लीनिंग शुरू कर दी है।
नांदेड़ के पॉलिटेक्निक कॉलेज में ये काम किया जा रहा है। उसमें जो सील लगाते उस वक्त सर्वपक्षीय जो प्रतिनिधि को न बुलाना चाहिए था, जब नहीं बुलाए उसका हमने तीव्र विरोध करे और लेके कंप्लेन करे कि वह ईवी मशीन जब चेक करते थे, जब उस वक्त मशीन के कंपनी के जो कर्मचारी और पक्ष के जो प्रतिनिधि और गवर्नमेंट के इन तीनों ने उसके ऊपर सही करना चाहिए, बाद में सील करना चाहिए। इस काम के दौरान ये भी खदशा लगा रहता है कि किसी मशीन का डाटा अगर हटाया न गया तो इसमें पहले से ही मौजूद वोट दोबारा इंतखाबात में शामिल न हो जाएं। लिहाजा इन मशीनों की सफाई और दुरुस्तगी के वक्त तमाम रजिस्टर्ड सियासी पार्टियों के नुमाइंदों का यहां होना जरूरी है। नांदेड़ में इस काम के लिए मुकर्रर उहदेदार का कहना है कि उन्होंने तमाम सियासी पार्टियों को इसकी इत्तला पहुंचा दी थी, ताहम नांदेड़ की ज्यादातर सियासी पार्टियों को इसकी इत्तला नहीं है। इसके खिलाफ पार्टी लीडरों ने बरहमी जाहिर की। हमारे को डर है कि आगामी काल ये कांग्रेस के खिलाफ सब तरफ वातावरण है और ये सिर्फ वोटिंग मशीन के रास्ते से ये जीतने के चांस है, इसलिए हमने वहाँ ऑब्जेक्शन लिए। हमारे जिला अध्यक्ष ने वहाँ लेखी कंप्लेन दी है, उसका उन्होंने ये करके तत्काल हमारे प्रतिनिधि को वहाँ बुलाया है। हमें डर है कि इस कार्यक्रम में भी वो अधिकारियों को मिलकर मिली भगत कर ये इलेक्शन जीतने के चक्कर में है, इसका हम निषेध करते हैं। ईवीएम मशीनों की दुरुस्तगी और डाटा क्लीनिंग के लिए हैदराबाद से 6 इंजीनियरों को बुलाया गया है। 3000 से ज्यादा ईवीएम मशीनों को यहां चेक किया जाएगा। इसके बाद सियासी लीडरों की मौजूदगी में इनकी दस्तखत देकर इसे सील किया जाएगा। ईटीवी न्यूज नांदेड़। आज नेशनल वोटर्स डे है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता साल असेंबली इंतखाबात बेहतर ढंग से मुनक्किद किए जाने पर राजस्थान, दिल्ली, कर्नाटक और त्रिपुरा को इनामात से नवाजा जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने इन रियासतों को कौमी अवार्ड 2013 के तहत अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस देने का फैसला किया है। प्रणब मुखर्जी इन 4 रियासतों को आज ये अवार्ड अता करेंगे। तो यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। उंगली के इशारे से चले दुनिया प्यारे, काम चाहे जो भी हो यही काम आए, बिन बोले ही हर बात कहे जाए, जिंदगी एक चुटकी में आसान बनाए, आसान बनाए। दिल में जो है वो ये बताए, तेरी मेरी सबकी जरूरत ये पूरी कर जाए। हम समझते हैं इस उंगली के इशारे को, इसलिए हम लाए हैं जन सेवा आपकी उंगली के इशारे पर। अरे उंगली के इशारे से चले दुनिया प्यारे, काम चाहे जो भी हो यही काम आए। कॉमन सर्विसेज सेंटर पहुंचिए और बनाइए अपनी जिंदगी आसान एक उंगली के इशारे से। सीजन रदाकार, मौसीकार, हिदायतकार, जिनका नाम वतन परस्तों में होता है शुमार, साथ इनके बातें होंगी 2-4, दिल से में हुब्बुल वतनी का जज्बा और भी असरदार। यौम जमहूरिया की सुबह बेहद खुशगवार। देखिए लाइव प्रोग्राम दिल से 26 जनवरी सुबह 9 बजे ओनली ऑन ईटीवी उर्दू। कश्मीर के ऐसा लगता है कि दिल पत्थर है, शायद दिल नहीं, वरना क्यों घायल नहीं है तोहमतों के बावजूद। मुझे कौन तुझसे अलग करे, मैं अटूट प्यास तू झील है, तेरे फैसलों से हूँ मुतमईन, न मुतालबा न अपील। सितमगर, वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा, मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। जमीन पर लोग लाना चाहते हैं आसमानों को, मगर इस सरजमी को आसमां होने नहीं देते। यौम जमहूरिया के मौके पर देखिए एक शाम कश्मीर के नाम से मौसूम श्रीनगर के SKICC ऑडिटोरियम में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा 26 जनवरी रोज इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।
ब्रेकवादा खबर मुंबई से है, जहां पुलिस ने एस्थर अनोहिया के कत्ल मामले में 4 ऑटो ड्राइवरों को हिरासत में लिया है। पुलिस को मुश्तबा मुलाजमीन के डीएनए टेस्ट का इंतजार है। वाज़ेह कि 16 जनवरी को अनोहिया की मुंबई के मजाफात से मस्कशुदा लाश बरामद हुई थी। वाज़ेह कि कल लड़की के वालिद जोनाथन प्रसाद ने वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे से मुलाकात की थी और उनसे मदद की ख्वाहिश की थी। कुछ नहीं किया है। हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है, हमारा जो तपास है, वो एकदम ठीक डायरेक्शन में, ठीक दिशा में चल रहा है और हमको उम्मीद है कि लगभग 4 लोग हम लोगों ने उसमें डिटेन किए हुए हैं। उनका जो है मेडिकल एग्जामिनेशन किया है, डीएनए के लिए डीएनए प्रोफाइल हमने भेजा है। कल उम्मीद थी हमको उसका रिपोर्ट आने की, मुझे मालूम नहीं रात को रिपोर्ट आई कि नहीं आई है। विशेषकर 2 लोगों के ऊपर हम लोगों को डाउट है और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी से जल्दी ये केस जो है वो डिटेक्ट हो जाएगा। तो जो 4 लोग डिटेन किए वो कौन लोग हैं, अगर ज्यादातर ये टैक्सी वाले ऑटोमोबाइल वही लोग हैं और उन्हीं के ऊपर हम लोगों को थोड़ा डाउट है। किसी का एंटीसीडेंट्स भी उसके अंदर है, पूर्व इतिहास इस बात का है। और जैसे मैंने आपको कहा कि हमारा मुंबई पुलिस का, मैं उसके लड़की के पिताजी की भावनाएं समझ सकता हूं। जिसकी बेटी के साथ ऐसा हुआ, निश्चित रूप से उसकी भावनाएं इस तरह की हो सकती हैं, लेकिन मैं उसको आपके माध्यम से उनको भी ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी ये केस जो है वो डिटेक्ट। आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे बैनुल अक़वामी खबरों का। शुमाली माली में अलकायदा से जुड़े मिलिटेंटों के खिलाफ फ्रांस की फौजी कार्रवाई में 11 मिलिटेंट हलाक हो गए। इस कार्रवाई में एक फ्रांसीसी फौजी भी जख्मी हुआ है। माली फ्रांस की साबिक कॉलोनी है और यहां अलकायदा के मिलिटेंट जमहूरी हुकूमत के लिए खतरा बने हुए हैं। जिनेवा में अमन मुज़ाकरात के लिए मौजूदा शामी हुकूमत और अपोजिशन के नुमाइंदे दो-बदो मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए हैं। शाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और अरब लीग के खुसूसी एलची अखजर इब्राहिमी ने इस बात की जानकारी दी। अखजर इब्राहिमी ने जुमे को दोनों फरीकैन से अलहदा मुलाकातें की और कहा कि फरीकैन आज मुज़ाकरात की मेज पर आने के लिए रजामंद हुए हैं। वाज़ेह कि तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक फरीकैन के दरमियान जुमे से बातचीत शुरू होनी थी, ताहम शामी हुकूमत और अपोजिशन के नुमाइंदों के हठधर्म रवैये के सबब ऐसा न हो सका। मिस्र में कल पेश आए 4 बम धमाकों और पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान कम अज कम 16 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हुए हैं। मिस्र के कारगुजार सदर अदली मंसूर ने कहा कि मुल्क की सलामती के लिए खतरा बनने वाले अनासिर के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। मिस्र के दारुल हुकूमत कायरा में सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाकर धमाके किए गए। पहला धमाका कायरा के पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर किया गया। कहा जा रहा है कि एक खुदकुश हमलावर ने धमाका खेज मवाद से लदी गाड़ी को पुलिस हेडक्वार्टर के अहाते में धमाके से उड़ा दिया। इस धमाके में 4 जानें ज़ाय हुई और 70 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। पहले धमाके के कुछ घंटों बाद गिजा के मेट्रो स्टेशन के करीब दूसरा धमाका हुआ। वजारत दाखिला के मुताबिक पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाकर किए गए इस हमले में एक शख्स हलाक और निस्फ दर्जन से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। तीसरा धमाका गिजा में ही किया गया, ताहम यह धमाका हल्की नौइयत का था और इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। चौथा बम धमाका कायरा की एक थिएटर के बाहर किया गया। इस वाक़े में भी एक हलाकत हुई। मिस्र के साबिक हुक्मरान हुस्नी मुबारक को इक़्तिदार से बेदखल करने के लिए किए गए मुजाहिरों की सालगिरह से एक रोज कबल ये बम धमाके किए गए। मीडिया जराये के मुताबिक अलकायदा से मुंसलिक एक ग्रुप अंसार बैतुल मक़दस ने पुलिस हेडक्वार्टर पर खुदकुश धमाके की जिम्मेदारी कबूल की है। ताहम मिस्र की हुकूमत धमाकों और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के लिए माजूल सदर मोहम्मद मुर्सी की तंजीम इख्वानुल मुस्लिमीन के कारकुनों को जिम्मेदार ठहरा रही है। ताहम इख्वानुल मुस्लिमीन ने इन धमाकों में मुलविस होने की तरदीद की है। मिस्र के अबूरी सदर अदली मंसूर ने बम धमाकों की शदीद मजम्मत की और कहा कि मुल्क की सलामती के लिए खतरा बनने वाले अनासिर के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। जबकि मिस्र के कारगुजार वज़ीर आज़म हाजिम अल बबलावी ने कहा कि दहशतगर्द अनासिर मुल्क में जमहूरियत की मुंतक़िली के अमल में खलल अंदाजी की कोशिश कर रहे हैं। बम धमाकों के बाद मिस्र के मुख्तलिफ मकामात पर मुर्सी हामी और मुखालिफिन के बीच खूनरेज झड़पों के वाक़यात पेश आए। इन झड़पों में एक तालिब इल्म समेत निस्फ दर्जन से ज्यादा अफराद मारे गए। मिस्र की वजारत दाखिला के मुताबिक पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान 100 से ज्यादा अफराद को हिरासत में भी लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज।
और अब बात करेंगे ऑकलैंड वनडे की। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज दिलचस्पी से खाली नहीं है। ऑकलैंड में खेला गया तीसरा वनडे मैच बराबरी पर खत्म हुआ। हालांकि 184 के मजमूई स्कोर पर टीम इंडिया के 6 बल्लेबाज पवेलियन वापस लौट चुके थे। इसके बाद जडेजा और अश्विन ने मोर्चा संभाला। दोनों के बीच 85 रनों की साझेदारी हुई और टीम इंडिया ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। 269 पर अश्विन आउट हुए। उस वक्त टीम इंडिया को जीत के लिए मजीद 46 रन दरकार थे। मंजिल दूर थी, मगर जडेजा ने उम्मीद नहीं छोड़ी और दबाव के बावजूद शॉट्स खेलते रहे। जडेजा टीम इंडिया को तकरीबन जीत की दहलीज पर ले आए थे। वो टीम को मैच नहीं जिता सके, लेकिन हारने भी न दिया। जडेजा ने 66 रन बनाए। उन्हें शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। आगे बढ़ेंगे। मुरादाबाद की पोटा अदालत से बरी होने वाले नौजवानों की बाजाबातकारी का मुतालबा तेज होने लगा है। मुस्लिम तंजीमों के बाद इंसानी हुकूक के अलमबरदारों ने बेकसूर नौजवानों को फंसाने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने इस तरह के नौजवानों की बाजाबातकारी के लिए पॉलिसी बनाने का भी मुतालबा किया है। मुरादाबाद की पोटा अदालत ने रामपुर जेल में बंद जावेद उर्फ गुड्डू, ताज मोहम्मद और मकसूद को बाइज्जत बरी करने का परवाना देकर इस तरह के सैकड़ों नौजवानों के घरों में उम्मीद के चिराग जलाती हैं। लेकिन इंसानी हकूक के लिए काम करने वाली तंजीमें इन नौजवानों की रिहाई के साथ साथ इनकी बाजाबातकारी की मांग भी कर रही हैं। इनके मुताबिक 11 साल से ज्यादा जेल में बिताने के दौरान इन पर और इनके घर वालों पर क्या गुजरी होगी, इसका अंदाजा करना बेहद मुश्किल है। लेकिन इनके आगे की जिंदगी को आसान बनाने के लिए अब हुकूमत को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कि 20-20 साल बर्बाद कर दिए गए, जिसकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होना चाहिए। सिर्फ रिहैबिलिटेशन की बात नहीं है। जो ऑफिसर्स उसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने गलत तरीके से उनके बयान लिए, गलत एविडेंसेस को पेश किया है, तोड़ा मरोड़ा है, और विटनेसेस जो गलत तरीके से वो लाए हैं, उन ऑफिसर्स के खिलाफ भी पूरी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और रिहैबिलिटेशन तो स्टेट का जिम्मेदारी बनती है। इंसानी हकूक के अलमबरदार इस मौके पर खालिद मुजाहिद और तारिक कासमी की गिरफ्तारी की जांच के लिए बनाए गए निमेश कमीशन की रिपोर्ट का हवाला भी दे रहे हैं। इनके मुताबिक कमीशन ने इनकी गिरफ्तारी पर शुबा जाहिर करते हुए कहा था कि इस तरह के मुलजिमों को फंसाने वाले पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यूपी के एडिशनल एडवोकेट जनरल जफरयाब जिलानी का मानना है कि कमीशन की रिपोर्ट सब पर लागू नहीं हो सकती। उसकी सिफारिश की कोई वैल्यू नहीं है कोर्ट में। इस केस में उसकी कोई वैल्यू नहीं है और गवर्नमेंट तो खुद पे अमल कर ही रही है। उसमें सिफारिश है कि ऐसा कोई अरेस्ट न किया जाए। तो इस सरकार के जमाने में कौन सी अरेस्ट हुई ऐसी? 15 मार्च 2012 के बाद जब से सरकार आई है तब से ऐसी एसटीएफ ने कौन सी अरेस्ट की? कोई नहीं की। तो ये तो गवर्नमेंट उसमें इम्प्लीमेंट कर ही रही है। कानूनी माहिरीन का कहना है कि हुकूमत निमेश कमीशन की सिफारिशात की रोशनी में बाजाबातकारी पॉलिसी बना सकती है। इससे बेकसूर नौजवानों की रिहाई के साथ इन्हें मुआवजा देने की राह भी खुल जाएगी। ईटीवी न्यूज, लखनऊ। तो खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। मुल्क जहां खुसरो छे खुसरो। हजरत अमीर खुसरो को खिराज अकीदत। हैदराबाद में मुनक्किदा जश्न खुसरो जल्द आ रहा है, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। रियासत उत्तर प्रदेश में उर्दू के साथ भोंडा मजाक। स्कूली निसाबी किताबों में संगीन गलतियां। जवाहरलाल नेहरू की वफात बताई 1946 में। और कुछ क्या है एजुकेशन बोर्ड के करतूत। देखिए खास रिपोर्ट इतवार की शाम 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। Poverty cannot be fought without growth. You absolutely 100%
need growth to fight poverty. There is absolutely no confusion in my mind about this. दुनिया में अविश्वास पैदा हुआ है हमारी ये कंसिस्टेंसी के अभाव